मोहन भागवत के बयान पर खड़ा हुआ सियासी तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। आखिर मस्जिदों में मंदिर खोजने वालों के खिलाफ क्यों है मोहन भागवत? मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं? आखिर क्यों पूरी भाजपा भागवत के बयान पर असहज नजर आ रही है? अगर आप इन बयानों के क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो भागवत के इस तरह के बयानों में एक पैटर्न है। 19 दिसंबर को पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में उन्होंने कहा, हर दिन नए मामले उठाए जा रहे हैं, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांग अदालतों में पहुंची है। भागवत सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। अब इस बयान की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। असल में 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे में पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर 19 दिसंबर को पुणे में मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, ये मोहन भागवत ने कहा। फिर कुछ लोगों ने इसके मायने निकाले कि संघ प्रमुख का यह बयान योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देने के लिए है। आप अगर याद कीजिएगा मोहन भागवत के पिछले बयानों को, तो बहुत दिलचस्प से आपके सामने डेटा होंगे। उन्होंने कहा था पिछले दिनों की जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। आरक्षण पर हैदराबाद के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। जनवरी 2023 में एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा था कि इस्लाम का को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। मतलब उनका इशारा ये था कि 1000 सालों की जो हिंदुओं पे राज है, उस तरह के भाव को छोड़ना होगा। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या संघ और बीजेपी के रास्ते अलग हो रहे हैं? संघ को भाजपा का मातृ संगठन कहा जाता है, यानी अभिभावक या गुरुत्तर भूमिका में संघ ही है। भाजपा की यात्रा में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कहना गलत होगा कि ये दोनों अलग हो सकते हैं। बहुत से संघ से जुड़े लोग या भाजपा के शुभचिंतक यह मानते हैं कि संघ के बिना भाजपा का अस्तित्व संभव नहीं है। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं। उनका एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में आना हुआ है, या भगवान ने उनको एक खास मकसद के लिए भेजा है। इसके बावजूद चुनावी नतीजे में भाजपा 303 से घटकर 240 सीटों पर आ गई। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में संघ की भूमिका नेपथ्य में थी, यानी संघ की सक्रियता कम थी। इसके बाद हरियाणा के चुनाव को याद कीजिए। इन चुनाव में संघ ने अपनी भूमिका तय की और बीजेपी 90 में से 46 सीटों पर जीती। इससे एक बात तय हो गई कि संघ के बिना बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत कठिन है। ऐसे में एक बड़े वर्ग का मानना है कि संघ और भाजपा संबंधों की दृष्टि से एक निर्णायक और स्वाभाविक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। कुछ लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि देश की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रखने के लिए जानबूझकर संघ टैक्टिकल इस द्वंद्व को खड़ा कर रहा है। संघ और बीजेपी के अलग अलग स्वरों में बात करने से जनता के मध्य एक उत्सुकता बनी रहेगी, एक दिलचस्पी बनी रहेगी। एक थ्योरी यह भी है कि देश में अनेक ऐसे लोग या संगठन उभर आए हैं जो हिंदुत्व के नैरेटिव का उपयोग कर अपना हित साध रहे हैं। उनके पास हिंदुत्व के हित का कोई व्यापक एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो अखिल भारतीय हिंदुत्व का लक्ष्य है, या हिंदू प्रभुत्व का राष्ट्र बनाने वाला लक्ष्य नहीं है। अजमेर शरीफ से लेकर ना जाने कहां कहां ढेरों ऐसे उदाहरण हैं। भाजपा या संघ की को ऐसी प्रवृत्ति से एक भय है, और खासकर जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, यानी भारत का जो तेजी से हो रहा विकास है, वो उसको ऐसा संघ का मानना है कि ऐसी प्रवृत्ति उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है भागवत के बयान के पीछे।
इसी के बरक्स देश में योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ नेताओं की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति जोर पकड़ रही है। योगी आदित्यनाथ संभल जैसे मुद्दों को उठाकर हार्ड हिंदुत्व पर एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव हार्ड हिंदुत्व के सहारे ही लड़ा जाएगा। 2027 के चुनाव से साफ होगा कि बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी या बीजेपी के आगे की राह क्या होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघ का लक्ष्य एक ऐसे भारत की स्थापना है जो हिंदुत्व के गौरव से दमक रहा हो, जो हिंदू प्रभुत्व वाला एक राष्ट्र हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट है कि 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है इस देश में। आरएसएस को पता है कि उसे बिना साधे संघ का यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसे में संघ और भाजपा को ज्यादा समावेशी होना होगा, ज्यादा उदार होना होगा। मुस्लिम समाज को भी भाजपा या संघ को अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा बनाना होगा। 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद ऐसी कई घटनाएं आई जिसको कहा गया कि मुस्लिम मॉब लिंचिंग है। इससे दुनिया भर में भारत की आलोचना हुई, खासकर भारत का जो आज की डेट में है उसके लिए ये इस तरह की घटनाएं बहुत खतरनाक है। मोहन भागवत पूरे देश में सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा संघ ने यह भी अनुभव किया है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका या एक तबका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा बनने को तैयार है। इसका अर्थ यह है कि यह जो वर्ग है वो खुद को इसी भूमि का मूल निवासी मानता है और वह यह मानता है कि इसके जड़े देश के इतिहास में है। कुछ पीढ़ियों पहले उनके पुरखे इस मिट्टी से थे, हिंदू थे और उन्होंने किसी वजह से, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती, अपनी आस्था या अकीदा बदल लिया, अपना फेथ बदल दिया, लेकिन उनके पुरखे नहीं बदले। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी सिंधु घाटी की संतानें हैं और किसी के पूर्वज तुर्क या अरब नहीं थे, किसी के पूर्वज तुर्क या अरब से नहीं आए थे, अफगान से नहीं आए थे। ये जो बृहत्तर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, संघ इसके समर्थन में खड़ा है और संघ इसी छतरी के नीचे भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को लाना चाहता है। संघ को ये बात भली भांति पता है कि इस देश में 15 करोड़ मुसलमान, जो कि दुनिया में 15 करोड़ या आबादी का अस्पष्ट फिगर तो जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है। इतनी बड़ी आबादी को संघ का यह बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि देश के बाहर नहीं भेजा सकता है। उनका इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना किसी हिंदू का। जाहिर सी बात है, उन्हें मुख्य धारा में लाए या एक समावेशी भारत का हिस्सा बनाए बिना एक अखंड भारत, एक महान भारत, एक नंबर 1 भारत, इंडिया फर्स्ट जैसी जो अवधारणा है वो संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा संघ का जो एक आर्थिक या सांस्कृतिक समझदारी है वह भी इस बात पे स्पष्ट यकीन करती है कि भारत में मुसलमान एक ग्रोथ इंजन के तौर पे हैं, दलित एक ग्रोथ इंजन के तौर पे है, महिलाएं एक ग्रोथ इंजन के तौर पे हैं। अगर आपको एक अखंड भारत बनाना है, एक शक्तिशाली भारत बनाना है, एक निर्णायक भारत बनाना है, तो देश के सभी ग्रोथ इंजन को स्टार्ट करना होगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि कुछ विशेष वर्ग तो आगे बढ़ें, इस देश की तरक्की में भूमिका निभाएं, लेकिन 17, 18, 20 करोड़ या 15 करोड़ की एक बड़ी आबादी इस विकास यात्रा में पिछड़ा हो जाए। ऐसे में उस महान भारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। संघ इस बात को महसूस कर रहा है और संघ जब इस तरह की बातें कर रहे हैं या मोहन भागवत लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उसके पीछे ये भी एक नैरेटिव है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से इस तरह की जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो उदार आवाजें हैं, वो संघ प्रमुख के कंठ से सुनाई पड़ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुसलमानों को भी वो बैड और गुड नजरिए से देख उनके कट्टरपंथियों को उसको छोड़ के मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को वो चाहते हैं कि वो एक वोट बैंक के तौर पे भाजपा के साथ अलाइंड हो पाए। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि 2014, 2019 और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि इस देश में अगर लगातार सत्ता में बने रहना है तो इस देश में जो दूसरे हाशिए पे खड़ी दूसरी आइडेंटिटी है, अस्मिता है, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। इसीलिए भाजपा ने एक पूरा के पूरा एक बृहत्तर, एक दूरदर्शी दृष्टि से भाजपा ने दूसरी तमाम जातियों को, तमाम पिछड़ी दलित जातियों को और
आदिवासी समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसमें उनके द्वारा उठाए गए ढेर सारे कदम शामिल हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उदार मुसलमानों के भी सहयोग की जरूरत है। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, उसको भी समझने की जरूरत है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को ये स्पष्ट लग रहा है कि भारत के इंटरेस्ट या एक शक्तिशाली भारत की जो भी हित है, उसकी उसकी जो नाबिनाल संबंध हैं वो दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्कों से जुड़ता है जिन मुल्कों का डेमोग्राफी मुस्लिम्स है। चाहे वो गल्फ के देश हों या अफ्रीकन कंट्रीज के देश हों, वो सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं। आपको अपने देश के 18-20 करोड़ मुसलमानों के साथ बिना उदार आवाज के स्वर के साथ खड़े हुए बिना इन देशों के साथ आपके संबंध में एक बड़ी रुकावट हो सकती है। शायद ये भी एक वजह है कि भाजपा जैसे जैसे इन गल्फ कंट्रीज में या दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में भारतीय इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, उसे ये भी लगता है कि इस तरह की वॉइस जाए। हालांकि भाजपा ने और संघ ने अपने एक्टिविज्म में, अपने क्रियाकलाप में सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया है, लेकिन कई बार जो आप काम कर रहे होते हैं उसका मैसेज देना भी जरूरी होता है। शायद संघ प्रमुख या भाजपा के जो दूसरे उदार स्वर हैं वो दुनिया को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में मुसलमानों में ज़्यादा बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं वो आए हैं, और इसके अलावा जो भाजपा की एक तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा भी मुसलमानों के एक बड़े तबके को मिला है। भाजपा ने खासकर मुस्लिम महिलाओं से लेकर मुसलमानों का जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत सी पॉलिसी बनाई है, बहुत से नीतियां बनाई हैं। लेकिन अब संघ या भाजपा को ये महसूस हो रहा है कि उन्हें पूरी दुनिया को एक स्पष्ट मैसेज देना होगा, कि उनकी जो एक स्पष्ट छवि बन रही थी जिसमें उनको मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जा रहा था, उस छवि से उनको बाहर निकलना है। ये एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है जब वक्त आ गया है कि भाजपा को एक नया नैरेटिव रचना है और एक नई छवि बनानी है। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा समावेशी दृष्टिकोण और साथ में वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सनातन का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इन दोनों के बीच कोई एक सेतु तलाशने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ। इन सभी बयानों को शायद इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। आज के कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आप सभी देखते रहिए कोजागरी एक्सप्लेनर। बहुत बहुत धन्यवाद।